अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूँ नदीम हुसैन। इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान होते ही सियासी हलचल जो है उसमें इजाफ़ा हुआ है और ज़ाहिर है जो पहले एक सियासी ठंड नज़र आ रही थी वो कोई बड़ी और वाज़िया तब्दीली तो नहीं है, लेकिन एक सरगर्मी जो है वो ज़रूर दिखाई दे रही है और सियासी जमातों की जानिब से बयानात का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इस वक्त इलेक्शन मुहिम जो है वो उस तरीके से तो शुरू नहीं हुई है जो इंतखाबात का खासा होती है। जलसों जलसों वाला बहार अभी नहीं आई है और ज़ाहिर है कि इस वक्त जो कोई आवाम से राब्ता मुहिम में जा रहा है वो उसको वर्कर्स कन्वेंशन का नाम दे रहा है, वो इसको सियासी जलसे का नाम नहीं दे रहा है। शायद इसकी वजह ये है कि सियासी जलसों के अंदर जितने बड़ी तादाद में लोग होने चाहिए उतने ही बड़ी तादाद में लोगों की आमद नहीं हो रही है और बुनियादी तौर पर इनको फिर वर्कर्स कन्वेंशन जो है वो कहा जा रहा है। ज़ाहिर है अब इलेक्शन शेड्यूल जो है वो आ चुका है। दिखाई ये दे रहा है कि उम्मीदवारों के नामों का हतमी ऐलान होते ही पार्टियां जो हैं वो अवामी अखाड़े में उतरेंगी, अपना अपना मंशूर लेकर उतरेंगी, लेकिन उससे पहले सियासी सफराइयाँ जो हैं वो जारी हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब लाहौर में हैं और उनके पार्लिमानी बोर्ड्स के इजलास जो हैं वो तसलसल के साथ जारी हैं और वो अपने जो उम्मीदवारान हैं उनके नाम फाइनल करने में मसरूफ़ हैं। इसी तरीके से आसफ जरदारी साहब जो हैं वो भी मुतहरिक हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो लाहौर में हैं। आसफ जरदारी साहब जो हैं वो आज तुरबत में थे। बलूचिस्तान में भी दिलचस्प सूरत हाल है। आधे इलेक्टेबल्स जो हैं वो मुस्लिम लीग नवाज़ में शामिल हो गए हैं और जो इलेक्टेबल्स बाकी बचे थे वो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन गए हैं। देखना यह है कि बलूचिस्तान की जो सियासत है उसके अंदर जब इंतखाबात आते हैं तो ये बड़े बड़े सरदार, ये बड़े बड़े जो पगड़ियाँ हैं वो ज़रूर नज़र आती हैं, लेकिन जब इंतखाबात हो जाते हैं तो ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं वो जूं के तूं ही रहते हैं और ये लोग फिर दिखाई नहीं देते हैं। जरदारी साहब तब्दीली की बात कर रहे थे, अवाम की खिदमत की बात कर रहे थे। वो इसमें किस हद तक कामयाब होते हैं ये तो आने वाला वक्त जो है वो बताएगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी सूरत हाल में उलझी हुई है। उन्होंने जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन की दरख्वास्त है उसके ऊपर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है फ़ैसला महफूज कर लिया है। अब अली ज़फ़र साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी वकील थे, वहाँ पर उन्होंने कहा है कि जब ये इलेक्शन करवाएंगे तो वो फिर आइन का जो पार्टी आइन है उसको फॉलो नहीं किया गया, ये बात उन्होंने तस्लीम की है। लेकिन उसके साथ वो ये भी कह रहे हैं कि जनाब हमसे सवालात ये पूछेंगे पानी कितनों ने पिया, खाना किसने खाया, तो फिर हमारे जहन में भी बहुत से सवालात उठते हैं। और बुनियादी सवाल ये है कि क्या इस नौइयत के सवालात जो हैं वो मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी पूछे गए? उनके भी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो हैं वो इसी नौइयत के होते हैं। ये सारा दबाव जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर क्यों है? अब देखना यह है कि इस हवाले से क्या फ़ैसला आता है। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं गौर खान, वो ये बात कह रहे थे कि अगर हमें बल्ले के निशान से महरूम किया गया तो हम फिर अदालत जाएंगे। ये वो सूरत हाल है जिसके अंदर लेकर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी आज लाहौर में लेवल प्लेइंग फील्ड की उन्होंने एक मरतबा फिर बात की है। तकरीबन सभी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं, कोई पार्टी जो है वो इससे मुबर्रा नहीं है। मुस्लिम लीग नवाज़ के कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब थोड़े शिकवा करते आई दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि हम काम बहुत करते हैं, हमने कराची में भी बहुत मेहनत की है। इसी तरीके से जो सूरत हाल थी कि चतराल में लवारी टनल हमने बनाई और वोट कहीं और चला गया, ये पूछा जाना चाहिए कि क्या हुआ। ये बहुत सारे मामलात हैं, इस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर निसार खोड़ो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर हुमायूं अहमद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं सनाउल्लाह बलोच साहब, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल के रहनुमा हैं। सनाउल्लाह बलोच साहब, ज़रा मैं आपसे इसलिए शुरू करना चाह रहा हूँ कि बलूचिस्तान में बड़ी हलचल है। वो जो बलूचिस्तान के अंदर पाए तो इलेक्टेबल्स ही जाते हैं और वो इलेक्टेबल्स जो हैं वो कुछ चले गए हैं मुस्लिम लीग नवाज़ में और कुछ चले गए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। ये बलूचिस्तान की सियासत में इसी तरह ही चल रहा है?
थैंक यू नदीम भाई, ये जो आपने लफ्ज इलेक्टेबल इस्तेमाल किया, ये इस लफ्ज की तौहीन है। इलेक्टेबल्स वो लोग जो काबिल मुंतखब होने हों या लोग उन पे अवाम एतमाद करते हों। ये जो बलूचिस्तान में लोग रोजाना पार्टियां जमातें बदलते हैं, ये सुटेबली सेलेक्टेबल, यानी इनको सेलेक्ट किया जाता है और इनको पार्टियों में ट्रांसफर पोस्टिंग होती है इनकी। हर 4-5 साल के बाद किसी को धक्का दे के एक जमात में भेजा जाता है, कुछ को एक जमात में भेजा जाता है, ताकि जो बलूचिस्तान के अंदर जो गवर्नेंस का सारा सिस्टम है, स्ट्रक्चर है या वो निज़ाम है, उसको कंट्रोल में या काबू में रखा जाए। तो जो अगर इलेक्टेबल्स हैं वो तो तकरीबन सालों से अपनी जमातों में है, 30-30 साल, 40-40 साल। वो बेशक एक दफा इलेक्शन आते भी हो, जीतते भी हो, वो कभी किसी और के कंधे पर, किसी और के झंडे पर, किसी और की जो है सवाबदीद पर जो है वो कभी भी इलेक्शन नहीं न मुंतखब होते हैं न लड़ते हैं। तो जो अवाम है वो बलूचिस्तान के अंदर बदकिस्मती से, क्योंकि जो पार्लिमानी सियासत है वैसे ही बलूचिस्तान में लोगों का उस पर मुकम्मल तौर पर एतमाद खत्म हो गया। लेट्स बी वेरी फ्रैंक, हम पार्लिमानी पॉलिटिक्स का हिस्सा हैं, लेकिन बलूचिस्तान के अंदर जिस तरीके से सिस्टमेटिकली इलेक्शन के प्रोसेस को मैनिपुलेट किया जाता है, फिर इवन के सारे पॉलिटिकल प्रोसेस को मैनिपुलेट किया जाता है, फिर उसके बाद गवर्नमेंट फॉर्मेशन के प्रोसेस को मैनिपुलेट किया जाता है, फिर गवर्नमेंट की जो रनिंग होती है 4-5 साल तक किस तरह मैनिपुलेट किया जाता है, मासेस में लोग इससे मुकम्मल तौर पर आगाह हैं। अगर ये हमारी खुशफहमी है कि हम ये समझते हैं कि बलूचिस्तान में लोग शायद इन मामलात से आगाही नहीं रखते, हम जो भी कुछ करते हैं लोग ये समझते हैं ये मुंतखब नहीं, इसमें सनाउल्लाह साहब, आज जरदारी साहब तुर्बत में थे और उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान ने समझा ही नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि हम पाकिस्तान और बलूचिस्तान को बनाएंगे, हमारे लिए पहले बलूचिस्तान है और बाकी सूबे बाद में हैं। उन्होंने ज़ाहिर है तरक्याती प्रोग्रामों का भी बात तो की, लेकिन आपको नहीं लगता है मुस्लिम नवाज़ हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, बलूचिस्तान के सरदारों के साथ मिलकर अपने अपने सियासी मफादात के तहत खेल खेला जाता रहा है, हुकूमतें गिराई और बनाई जाती रही हैं? इसमें कोई शक नहीं, आसिफ जरदारी साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है, मियां नवाज शरीफ साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन अगर आप इनके पॉलिटिकल मैनिफेस्टो देख लें, अगर वो समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो बलूचिस्तान को कोई कदर अहमियत नहीं देता, बलूचिस्तान को इस पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं समझा जाता, तो वो मुझे जरा ये बताएं कि उनके पॉलिटिकल मैनिफेस्टो में बलूचिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट, बलूचिस्तान का क्राइसिस, बलूचिस्तान के ह्यूमन राइट्स चैलेंजेस, बलूचिस्तान की रिकंसिलिएशन प्रोसेस के हवाले से क्या कोई बहुत ही संजीदा किस्म का कोई चैप्टर, कोई वादा, कोई बशीद, कोई खाका है ना आएगा? आपको बिल्कुल नजर नहीं आएगा। आप बलूचिस्तान में कोई घूमने भी आ जाता है यहाँ टूरिज्म के लिए, वो भी कहता है हो बहुत ही पसमानदा इलाका है, बड़ी ज्यादती इसके साथ, हमें इसको संभालना चाहिए। लेकिन तो कोई टूरिस्ट भी आके बलूचिस्तान की टूटी फूटी सड़कें, बलूचिस्तान की गुर्बत, यहाँ के बदहाली देखता है, वो भी ये 2-4 लफ्ज बता देता है। लेकिन जब हकीकत में, मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं इसकी, कि आप मुस्लिम लीग नवाज का जो पिछली हुकूमत थी 2013 से 2018 तक, उसमें सीपैक के बड़े मंसूबे आए, उसमें उनको पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि पाकिस्तान के जो वेस्टर्न रिम है, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के फाटा के जो हमारे सबका इलाके हैं, बलूचिस्तान के इलाके, ये सारे पसमानदा है। लेकिन 30 से 40 अरब सीपैक के जो है वो आप देखें कहाँ लग गए, वो पाकिस्तान के ईस्टर्न साइड पे लग गए, पंजाब और सिंध के जो ईस्ट पे पड़ते हैं, बड़ी आबादी। देखिए सनाउल्लाह बलोच साहब, आपको पता है आपके इस मौक़िफ़ से मुझे इख्तलाफ रहा है, और बलूचिस्तान का आपको पता है कि मैंने बहुत ट्रैवल किया है, मैंने उस पर बहुत तहकीक भी की है और मैं उसको जानता भी हूँ। मैं इस पे आपके पास सवाल लेकर आऊँगा और जाहिर है कि इस पे बात होनी चाहिए। निसार खोड़ो साहब, इससे पहले कि मैं आपसे सवाल करूँ, आज मियां नवाज शरीफ साहब ने कुछ कहा है, मैं आपको वो सुनाना चाहता हूँ, ज़रा आप सुनिएगा। अमर माने है कि कराची के अंदर ये तरक्की के काम क्यों नहीं हुए? एक पीने का पानी का मंसूबा भी जो है ना वो भी मुकम्मल नहीं हुआ। वहाँ पे हमने जो ग्रीन लाइन लगाई है, वो ग्रीन लाइन सब कुछ तैयार हो गया, लेकिन जो बसें थी वो नहीं आई। किसने कराची में अमन कायम किया? दहशत गर्दी को ख़त्म किया हमने। अल्लाह के फजलो करम से जो कोयला सिंध के अंदर कोयला है, पिछले 50 साल से सुन सुन के कान पक गए थे, लेकिन सब कहते ही थे, लगाता कोई नहीं था कोई प्रोजेक्ट वहाँ पे। हमने उस कोयले की कान को जाके कोयला वहाँ से निकाला, एक वो प्रोजेक्ट, उस कोयले को फिर हम बिजली में ढाला और आज वहाँ बिजली बन रही है। हमने अमल करके दिखाया। कराची के अंदर जो है ना वो जो हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया 2200 मेगावाट, कोई छोटा प्लांट नहीं है, 2200
मेगा वाट। तो किसने ये सारे काम किए हैं? और हमें कह देते हैं नवाज शरीफ ने अमन कायम किया, नवाज शरीफ ने अमन कायम किया। जब वोट की बारी आती है तो वोट किसी और को चला जाता है। निसार खोड़र साहब, बहुत सा क्रेडिट लिया मियां नवाज शरीफ साहब ने, और अब वो ये कह रहे हैं कि हमने ये काम किए हैं, अब आप हमें ज़रा सिंध में भी आजमाएं, हम आपको सिंध भी बदल देंगे। जनाब आली, नवाज शरीफ साहब ने अपनी तारीफ करते हुए एक बहुत बेबुनियाद और मैं समझता हूँ बहुत ही गलत तासुर पेश किया। मैं चैलेंज करता हूँ नवाज शरीफ साहब को। सिंध का कोयला 1991 टॉक बना, एक इशू बना, नेशन ने उस पर बातें करना शुरू की, 1991 में था। एक हमारे बंदा था यहाँ हुकूमत सिंध में काम करता हुआ, बशीर अंसारी साहब, उसने पेपर तैयार किया, हुकूमत को दिया, वो चीज़ नहीं बन सकी। ये बात शुरू हुई जब बेनज़ीर भुट्टो आई 93 to 96 में। उसमें बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने केटी बंदर पर एक प्रोग्राम रखा कि केटी बंदर को वो बंदरगाह बनाना चाहती हैं, इंडस्ट्रियल टाउन बनाना चाहती हैं, पावर प्लांट्स लगाना चाहती हैं, कोल बेस्ड पावर प्लांट्स। उसके लिए उन्होंने कहा कि जी थर का कोयला हम निकालेंगे, वहाँ से ट्रेन रेलवे ट्रैक बनाएंगे, वो कोयला वहाँ से आएगा केटी बंदर में, और वहाँ से ये कोयला एनर्जी के सूरत में बिजली बनाकर आगे चलेगा। एक गॉर्डन वू साहब थे जो हांगकांग से आए थे, पता नहीं कहाँ से बेली साहबा ने उनको बुलाया था, उसने आके जिम्मा उठाया कि जी मैं करता हूँ। गॉर्डन वू को नवाज शरीफ ने जब वो इक़्तिदार में आया 2017 में, उसकी ऑफिस बंद कर दी, उसको प्रोजेक्ट से ख़त्म कर दिया और प्रोजेक्ट ठंडा हो गया। उसके बाद मुशर्रफ आया, मुशर्रफ ने सारी ज़मीन जो थी सर की वो किसी को अलाट कर दी, मुख्तलिफ लोगों को, लेकिन उन लोगों ने एक ईंट भी नहीं लगाई। वो चाइनीज़ भी थे और चाइनीज़ भी थक हार के यहाँ से निकल गए। फिर ये 2008 के बाद जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, उसने थोड़ी बहुत कोशिश शुरू की इंटरनेशनली, लेकिन कामयाब नहीं हुई। उसके बाद यहाँ सिंध हुकूमत ने अपने पैसे लगाए और एंग्रो पाकिस्तान को अपना पार्टनर बनाया, और पार्टनर बना के एक शुरू हुई कोयले की खुदाई शुरू हुई, और वहाँ चलते 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 वो तैयार हुई। तो गलत कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब कि उन्होंने कोयला दरियाफ्त किया था। दरियाफ्त करने की बात सिंध का क्रेडिट है, उस पर सीरियसली स्टेप उठाना सिंध ने उठाए, बेनी सभा ने उठाए। उसके बाद अगर कहाँ वहीं कुछ हुआ है, जो पावर प्लांट लगा है, उसकी सिर्फ ओपनिंग करने के लिए एक दफा नवाज शरीफ आया था, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब ने उनको बुलाया, या नवाज शरीफ साहब आया, आसिफ जरदारी को उसने बुलाया। ये दोनों गए थे वहां एक पावर प्लांट का इफ्तिताह करने। सारी मेहनत सिंध हुकूमत की, सारा सोच सिंध हुकूमत की, सारी इन्वेस्टमेंट सिंध हुकूमत की, और उसके साथ एंग्रो कंपनी, ये जो यूरिया इस तरह के फर्टिलाइजर कंपनी जो है वो थी। मैं तरदीद करता हूं, और भले आप नवाज शरीफ साहब को भी सुना लें कि ये गलत बयानी कर रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं था। मैं नवाज शरीफ साहब से बोल रहा हूं कि उन्होंने ग्रीन लाइन की बात की, ठीक है, ग्रीन लाइन आके दे दिया, क्योंकि वफाक को पैसे सूबों से ही मिलते हैं, और वफाक के पास पैसे थे, उन्होंने मुनासिब समझा कि एक सूबे में एक प्रोजेक्ट दे दें जिसका नाम है ग्रीन लाइन। लेकिन मैं नवाज शरीफ साहब से पूछता हूं कि जब वो थे और जब मुल्तान से सक्खर मोटरवे बना रहे थे और सीपैक के मुताबिक बना रहे थे, सीपैक के साथ बना रहे थे, तो उनको क्या पड़ी थी कि सक्खर के बाद कराची को भूल गए, हैदराबाद को भूल गए और वहां मोटरवे नहीं बनाया। अगर सीपैक की बात थी तो फिर तो मुल्तान से कराची तक मोटरवे बना सकते थे वो सीपैक वाले। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त ये नहीं पूछा। खोड़र साहब, मैं आता हूं क्योंकि ये बहुत सी इसके अंदर और भी चीज़ें हैं कि हैदराबाद कराची सड़क कितनी दफ़ा बढ़ी, नेशनल हाईवे को कैसे कन्वर्ट हुई,
کیا ہوا اور کتنا مطلب وہ ایک الگ داستان ہے. اس میں اب ہمایوں احمد صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس کے اندر علی ظفر صاحب نے ایڈمٹ کر لیا کہ ہم نے فالو نہیں کیا پارٹی کے آئین کو انٹرا پارٹی الیکشن کرواتے ہوئے. کتنا مشکل ہو گیا مرحلہ آپ کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے چونکہ ان کا وہ پریس کانفرنس یا جو انہوں نے کہا تھا وہ میں نے نہیں سنا، تو مجھے نہیں معلوم کہ ان کا کیا وہ تھا. وہ ابھی یہ سیکنڈ والے کی بات کر رہے ہیں یا فرسٹ والے کی بات کر رہے ہیں جس میں آئین کو ہم نے چینج کرنے کی کوشش کی تھی اور اس لحاظ سے کیا تھا؟ لیکن ارریسپیکٹو آف دیٹ دیکھیں بات یہ ہو جاتی ہے کہ آپ نے ایک سوال پوچھنا ہے الیکشن کمیشن سے. بالکل اس کو حق حاصل ہے کہ وہ سوال پوچھے کہ بھئی آپ لوگوں نے کتنے لوگ آئے، کس طرح ووٹنگ پروسیس تھا، کیا تھا یہ ان اپوز کیوں تھا. لیکن وہی سوال ہو جاتا ہے کہ یہ خالی طریقے انصاف پہ کہ برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، مطلب خالی ہمارے اوپر یہ سارے سوالات کیوں؟ آپ باقی پارٹیوں سے کیوں نہیں پوچھتے؟ ہاں اگر آپ نے آلریڈی پلان کیا ہوا ہے کہ آپ نے یہ سوچ رکھا ہے کہ پی ٹی آئی کو ہم لوگ ون وے اور اندر وے ہم لوگ ان کو بالکل سپیس ہی نہیں دیں گے اور ان کو بالکل کارنر کر کے رکھیں گے، تو وہ اور بات ہے. وہ بھی آپ کر کے دیکھ لو، انشاءاللہ اس میں بھی آپ کو کامیابی نہیں ہوگی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان لوگوں نے سب سے پہلے ہمارا جو سمبل ہے اس کو ہٹانے کی کوشش کی، تو پھر آج کل کے زمانے میں ٹرسٹ می پیپلز پارٹی کے ساتھ ان لوگوں نے ہٹایا تھا، اس کو تلوار کو ہٹا کے تیر دے دیا تھا. انہوں نے کیا تم کمال کر دیا تھا، یہ لوگ پھر بھی آ گئے تھے 88 میں چھا گئے تھے. پھر بھی دیکھیں ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا. اگر آپ پارٹی بین کر دیتے تو جو نیشنل عوامی پارٹی تھی وہ عوامی نیشنل پارٹی بن گئی ہے. اس سے کیا ہوا، پیپلز پارٹی کو انہوں نے کیا کیا. تو یہ جو ہے نا، اگر آپ ایک ہی کام بار بار کر رہے ہیں، اور ہمیں دیکھا ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے ان لوگوں نے پاسٹ میں پولیٹیکل پارٹیز کو کارنر کرنے کی کوشش کی جو ناکام ہوئی، تو اس دفعہ آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ یہ کامیاب ہوگی؟ الٹا اس دفعہ تو ایک بہت بڑی چیز ہے، وہ یہ ہے سوشل میڈیا. اور سوشل میڈیا میں اگر یہ کسی سے ہٹا بھی دیتے ہیں سمبل، تو کوئی بھی سمبل دے دیں، ہم اسی کو لے کر چلیں گے اور اب اس اسی میں کے ہمایوں احمد صاحب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا بنیادی طور پہ سوشل میڈیا کی پارٹی ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے آپ کی ہائپ بہت زیادہ ہے، اور دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ چونکہ سوشل میڈیا پہ آپ سے نہیں کمپیٹ کر پا رہی ہیں، اس شعبے کے اندر کمزور ہیں، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی مقبولیت جو ہے وہ الیکٹورل سطح پہ بھی وہی ہے جو سوشل میڈیا میں بظاہر نظر آ رہا ہے؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں، سوشل میڈیا سے آپ کا مطلب کیا ہے؟ اس وقت آپ جس میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مطلب ہم تھرو سکائپ میں کر رہا ہوں یا میں کسی اور لحاظ سے کر رہا ہوں، یا ٹویٹر ہے، ٹویٹر میں ہی لکھ رہا ہوتا ہوں نا، یا آپ ہی لکھ رہے ہوتے ہیں. تو آپ ایک انڈیویجول ہیں، آپ اپنی سوچ کے لحاظ سے لکھ رہے ہوتے ہیں. یہی سارے اینکر لکھ رہے ہوتے ہیں، یہی سارے پولیٹیشین ہوتے ہیں، وہی مریم نواز ہوتی ہیں، وہی بلاول بھٹو ہوتے ہیں، وہی زرداری صاحب ہوتے ہیں، وہ کھوڑو صاحب ہوں گے، وہی ڈاکٹر ہمایوں ہوں گا. ہم ہی لوگ لکھ رہے ہوتے نا. تو اگر فرض کریں ہماری سوشل میڈیا میں پریزنس ہے، سو وہ کہیں نہ کہیں تو ٹرانسلیٹ ہوگی نا ان دا نمبر آف پیپل، وہ کہیں نہ کہیں تو ٹرانسلیٹ ہوگی نا ان دا نمبر آف لائکس، کہیں نہ کہیں تو ٹرانسلیٹ ہوگی نا ان دا نمبر آف جو اٹینڈنس ہے. یہ مجھے ایک بات بتائیں، یہ اتنا بڑا یہ جو کیا کہہ سکتے ہو اسے، ٹویٹر ہے اور یوٹیوب ہے، ان کو پاگل کتے نے کاٹا ہوا ہے کہ یہ لوگ جا کے کہتے ہیں کہ یار جتنے زیادہ ہمیں یہاں پہ واچ کرنے والے لوگ ہوں گے اور ان کی فالوئنگ ہوگی اور یہ ساری چیز ہوگی، ان کو ہم اتنے زیادہ پیسے دیں گے. مطلب آپ لوگ سمجھتے گا. دیکھیں بات یہ ہو جاتی ہے کہ یہ لوگ صرف دل کی تسلی کو، غالب یہ خیال اچھا ہے، یہ اپنے آپ کو تسلی دے رہے کہ ہاں وہ سوشل میڈیا میں، سوشل میڈیا میں وہی لڑکے ہیں، وہی یوتھ ہے، وہی 60% 70% یوتھ ہے جو اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے. وہی لوگ سوشل میڈیا والے اس لیے ان جلسوں میں آگے نہیں آتے آ رہے کہ ہیں ہمایوں کے احمد ساتھ. صاحب، مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقت. ثناء اللہ بلوچ صاحب، آپ بلوچستان کی ترقی کی بات کر رہے تھے اور آپ کے شکوے شکایت اپنی جگہ کے اوپر ہیں، لیکن گزارش یہ ہے کہ گزشتہ 75 برسوں کے دوران جتنی فنڈنگ بلوچستان کو کی گئی ہے
اس کے نتیجے میں وہاں کی قیادت جو ہے وہ تو امیر ہو گئی ہے، وہاں کے سردار جو ہیں وہ تو ان ٹوٹی پھوٹی سڑکوں پر بھی رولز رائس جو ہیں وہ بھگاتے پھر رہے ہیں، لیکن عوام جو ہے وہ اس قدر بدترین صورتحال میں ہے کہ اس کا نظارہ آپ کو پورے ملک میں کہیں نہیں ملتا، اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ یہی لوگ ہیں۔ اور شکوہ جو ہے آپ پھر وفاق سے کرتے ہیں، آپ حکومتوں کی بے حسی کی بات کرتے ہیں۔ نہیں بھائی، میں نے وفاق سے شکایت نہیں کی۔ جب آپ نے بات الیکٹیبل کی بات کی تو میں نے کہا سلیکٹیبل، اور گزشتہ 75 برس سے بلوچستان کے اندر گورننس کا جو سارا سسٹم ہے، ماں سوائے نئے 9 مہینے کے دیتا، اس کے بعد سے آج تک کسی نہ کسی طریقے سے گورننس کا جو سارا اسٹرکچر ہے، سسٹم ہے، ڈیولپمنٹ ہے، دیٹ از مینیپولیٹڈ۔ وہ دیکھیں، اب وہ دانستہ طور کر رہے ہیں، شاید کی سمجھتے ہیں کہ نیتی سے کر رہے ہیں کہ ہم شاید اس طریقے سے بہتر کریں گے، لیکن یہ ان کی نیتی جو ہے وہ کوئی نتیجہ فراہم نہیں کر رہی۔ ابھی جن کا جن کی آپ بات کرتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر کرپشن بڑی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بلوچستان کے اندر جو جتنا تھوڑا بہت پیسہ آیا اس سے کرپشن بلوچستان میں دوسری جگہوں کی نسبت زیادہ ہے۔ اس لیے ہے کہ لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ احتساب ان کا نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ لاڈلے ہیں، وہ گزشتہ 30-40 سالوں سے لاڈلے ہیں، وہ سلیکٹیبلز ہیں، ان کو کسی کے اشارے پر ادھر ادھر بھیج دیا جاتا ہے، وہ کرپشن کے لیے مانے نہ دارت۔ ابھی جس طرح یہ ڈسکوالیفیکیشن کا مسئلہ چل رہا ہے، جعلی ڈگریوں کا مسئلہ چل رہا ہے، یہ سارا چیز لنک ہے بلوچستان کے اندر۔ دوسری بات یہ ہے، میں ڈس ایگری کرتا ہوں اس پہ، تو ہمارے ساتھ اگر کوئی مناظرہ بھی کرنا چاہے گا میں حاضر ہوں اس کے لیے، کہ بلوچستان کو بہت پیسہ دیا گیا، بہت نہیں، بلوچستان کو دیا گیا تھوڑا بہت، تو تھوڑا بہت بھی خرچ نہیں ہوا، اس میں نو شک، لیکن بلوچستان کو اس کے رقبے، اس کے مسائل، اس کی جیو پولیٹیکل امپورٹنس، جیو اسٹریٹجک امپورٹنس، اس کی غربت، اس کے ساتھ کیے گئے وعدوں کے مطابق بلوچستان کو نہیں دیا گیا۔ یہ بالکل اس میں ثناء اللہ بلوچ صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بلوچستان جو ہے اس کی ایک بڑی مخصوص صورتحال ہے، وہاں پہ آپ ٹریول کریں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ لوگوں تک سہولتیں پہنچانا جو ہے کتنا مشکل کام ہے، لیکن انوائرنمنٹ کو سمجھتے ہوئے آپ کے وہ لوگ جو صوبائی اسمبلی کے اندر موجود ہوتے ہیں یا جو یہاں اسلام آباد پارلیمنٹ میں پہنچتے ہیں، آج تک کوئی ایسا بلوچستان کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں کی صورتحال کو بدلنے کے حوالے سے کوئی منصوبہ سامنے نہیں آتا۔ دیکھیں، پروونشل گورنمنٹ 18th امینڈمنٹ سے پہلے پروونسز کے پاس اتنی بڑی کوئی نہ تو ریسورسز ہوتے تھے، نہ ان کے پاس اتنے وسائل ہوتے تھے۔ 18th امینڈمنٹ کے بعد تو تھوڑے بہت پیسے آئے، اس کے بعد سے NFC وغیرہ نہیں آئے، لیکن انفارچونیٹلی NFC ایوارڈ کے بعد یا 2010 کا جو 18th امینڈمنٹ کے بعد، اس کے بعد کا پولیٹیکل گورنمنٹس کو دیکھ لیں وہ کس کے لائے ہوئے لوگ۔ اسی طرح بلوچستان میں جماعتیں بنائی گئیں، الیکٹیبل کا نام دے کے۔ اچھا، مجھے ایک چھوٹا سا جواب دے دیں، 2024 کے یہ جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں، بلوچستان میں کیا تبدیلی آئے گی سیاسی طور پہ؟ بلوچستان میں مجھے سوالات نظر آ رہے ہیں، بلوچستان میں مزید بلوچستان کا معاملہ گمبھیر ہوتا جائے گا، کیونکہ مجھے لگ یہی رہا ہے، عوام کو بھی یہی لگ رہا ہے کہ شاید ایک اور بڑی کوشش کی جا رہی ہے کہ بلوچستان کے اندر ایک غیر مستقل حکومت لائی جائے۔ بلوچستان کے اندر پہلے جو یہ سلیکٹیبل تھے، تھوڑی بہت کم طاقت میں آئے تھے، اس دفعہ ان کی تعداد کو بڑھایا جائے اور سلیکٹیبل زیادہ ہوں، تاکہ مرضی کی اپنی حکومت قائم کی جا سکے، مرضی کے اپنے کیا کہتے ہیں کہ کچھ قوانین اور کچھ فیصلے کروائے جا سکے، جس کا اثر یقیناً بلوچستان میں جو شوری زدہ علاقے ہیں، محرومی کا شکار لوگ ہیں، نوجوانوں میں، پارلیمانی اور جمہوری سیاست سے جو مایوس جو ہمارے لوگ ہیں، عوام ہیں، نوجوان ہیں، ان کو جو ان کی سیاست کو تقویت ملے گی۔ یہ میں تقویت ملے گی، میں آتا ہوں۔ اچھا، اب اس میں نثار کھوڑو صاحب، اس سے پہلے میں آپ سے سوال کروں، آج چونکہ لاہور میں کراچی سے مسلم لیگ نواز کے لوگ پہنچے ہوئے تھے، تو احسن اقبال صاحب نے بھی کچھ کہا ہے، آپ کو سناتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ سے سوال کرتا ہوں۔ 8 فروری کو اگر صوبہ سندھ کے عوام بھی ویسی ترقی چاہتے ہیں جیسی ہم نے پنجاب کے اندر کر کے دکھائی ہے، تو وہ فار اے چینج مسلم لیگ نون کو آزما کر دیکھیں، اور میں انہیں منی بیک گارنٹی کا یقین دلاتا ہوں کہ اگر ان کے ووٹ کے قیمت میں ان کو وہ خدمت نہ ملی تو جو سزا سندھ کے عوام کہیں گے ہم اس کے لیے۔
جی نثار کھوڑا صاحب منی بیک گارنٹی کی وہ دے رہے ہیں، بات کر رہے ہیں سندھ کے عوام سے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے سندھ کی تقدیر بدلیں گے جو آپ 15 سالوں میں نہیں بدل پائے. سر نواز شریف صاحب 3 دفعہ وزیر اعظم بنے ہیں. سی پیک کے بعد میں نے سوال یہی اٹھایا کہ اگر آپ نے سندھ کی خدمت کی ہوتی تو یہ کیا بات ہے کہ جی وہ سی پیک جو تیار تھی پاکستان میں اتنی ساری انویسٹمنٹ کرنے کے لیے، اس کو کنٹینیو کیوں نہیں کیا سکھر سے کراچی تک، جس میں حیدرآباد بھی آ جاتا اور کراچی بھی آ جاتا. آپ نے کیوں پہلے ڈینگیں ماری تھی کہ جی میں نے موٹر وے بنا دیا ہے حیدرآباد تک کراچی سے، اور پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ موٹر وے نہیں ہے؟ ایک ہائی سپیڈ ایکسپریس وے ہوگا تو ہوگا لیکن موٹر وے نہیں ہے. تو میں یہی تو سوال کر رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب سے جب آپ وہ تھے حکومت میں تو کیوں اناؤنس کیا تھا کالا باغ ڈیم؟ یہ میرے زخم پر کیا چھڑک رہے تھے آپ؟ کالا باغ ڈیم آپ نے بنایا، یہ موٹر وے کے لحاظ سے آپ نے یہاں تک کام نہیں کیا. ایک گرین لائن دی تو کیا وفاقی حکومت کا فرض نہیں ہے کہ وہ ایک پروجیکٹ سندھ میں بھی دے جو اس کے حصے میں پیسے آتے ہیں؟ وہ حصے میں جو پیسے آتے ہیں ایک صوبے کے لیے نہیں ہوتے، سارے ملک کے لیے ہوتے ہیں. کم اسکیمیں ہوں یا زیادہ اسکیم ہوں اس کے تحت کرنا پڑتا ہے. وفاق نے اگر ایک ریلوے لائن دی تو ٹھیک ہے، اپنی جگہ پہ مہربانی آپ کی. میں خود اس پروگرام میں بیٹھا تھا جب آپ نے آ کے یہ اعلان کیا تھا، لیکن وہ ایک گرین لائن. کراچی بہت بڑا شہر ہے، کراچی بہت بڑا شہر ہے، اس میں ایک گرین لائن کافی نہیں ہوتی. اس کے بعد جو دوسری چل رہی ہے نثار کھوڑا صاحب گزارش یہ ہے، دیکھیں اب چونکہ الیکشن کا وقت بھی ہے، لوگوں کو سوال پوچھنے کا بھی حق ہے کہ کراچی بہت بڑا شہر ہے، سب کچھ ہے، آپ کی حکومت اب 15 سال سے ہے، کم از کم اور کچھ نہیں، نہ کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی، لوگوں کو کوئی سیکیورٹی تو فراہم ہو جاتی نا. کراچی میں تو روزانہ کی بنیاد پر ڈیٹیریشن ہے. دیکھیں بات سنیں، K4 کا ذکر کیا میاں صاحب نے. مشرف کے زمانے سے یہ K4 چلا جا رہا تھا، کوئی نہیں آیا، ہم سے نہیں ہو سکا. پھر نواز شریف آئے 5 سال، ان سے نہیں ہو سکا. اب ہمیں کیوں بلیم کرتے ہیں؟ یہ کوئی آج کل کا K4 کا مسئلہ تو نہیں ہے، یہ تو مشرف کے زمانے کا ہے. دوسری بات میں آپ سے کر رہا ہوں کہ بھائی صاحب نواز شریف صاحب مہربانی فرما کے سندھ پر طنز نہ کریں. کوئلہ کوئلہ کوئلہ، اس طرح کے لہجے اچھے نہیں ہوتے. اس لہجے کو یاد کرتے ہیں لوگ کہ جی کوئلہ کوئلہ کوئلہ، آپ کو برا لگ رہا ہے. آپ نے پنجاب میں جا کے کوئلہ لگایا، امپورٹڈ کوئلہ، امپورٹڈ کوئلے سے آپ نے پاور پلانٹ لگایا. ہمارے کوئلے کو آپ نے پوچھا تک نہیں. کیوں نہیں کنسنٹریٹ کیا سندھ کے کوئلے پر کہ کوئلہ اور جلدی ایکسپلائٹ ہوتا اور یہاں سے لوکل کوئلہ وہاں جاتا؟ آپ نے تو امپورٹ کر کے کیا. آپ کیا بات کر رہے ہیں کہ جی آپ اس پہ اس طرح سے اٹیک کر رہے ہیں؟ سوچ لیں، ذرا آرام سے بات کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے. نہیں، اب میرا جو سوال ہے نثار کھوڑا صاحب کہ 15 سال ہو گئے ہیں، کراچی کے لوگوں کو امن و امان ہی دے دیتے. سر جی میں عرض کر رہا ہوں، ہماری حکومت تھی، ہماری حکومت 2091 نہیں 93 میں بھی تھی، 93 میں بھی تھی. کیا وہ آپ کو یاد نہیں آ رہا نصیر اللہ بابر صاحب جب انہوں نے امن امان قائم کرنے کی کوشش کی تھی؟ اس کے بعد یہ تو 2013 میں پھر کاروائی ہوئی. اس 13 سے پہلے 2008 سے 13 تک تھا، اس میں بھی ہم کنٹرول کر رہے تھے. خراب ہوا، نواز شریف صاحب نے کہا ٹھیک ہے ہم ان کے ساتھ ہو لیے، پولیس آئی، رینجرز جو یہاں پہلے تھی اس نے کام کیا اور امن امان بحال ہوا. پھر کبھی ہو جاتا ہے کبھی نہیں ہوتا، اس کا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. امن امان پرپیچول چیز ہے، ہر وقت امن امان پہ نظر رکھنے چاہیے، ایسکلیٹ نہیں ہونا چاہیے، اس کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے. اور کنٹرول کے لحاظ سے ہم نے 2 دفعہ تو ایفرٹ کیا ہے سندھ میں. ایک 91 سے 93 تک تو نواز شریف صاحب خود تھے، ہم نے کنٹینیو کیا نصیر اللہ بابر کے تھرو امن امان دینے کی کوشش کی. تو امن امان کا تانا ہمیں نہیں دے سکتے، اس کا تانا اس پر بھی آتا ہے، ان پر بھی آتا ہے. میں آتا ہوں نثار کھوڑا صاحب. اچھا اب اس میں ہمایوں محمد صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آنے والے انتخابات کے اندر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اب وکلا کے ہاتھوں ہائی جیک ہوگی اور پارٹی جو ہے وہ مزید خرابی کی طرف جائے گی؟
देखिए मैं इस पे आने से पहले एक कमेंट कर लूं। अभी खोड़ो साहब ने भी सवाल वो उसका उठाया था, लेकिन खोड़ो साहब ने जिस तरीके से वो उठाना चाहिए था वो नहीं किया। आप सोचें, इंपोर्टेड कोल साहिवाल में 1320 मेगावाट, ये कोल पहले कराची आएगा, लैंड होगा, वहां से ये मुख्तलिफ चीजों में डाल के साहिवाल जाएगा, हजारों मील दूर जाके वहां पे कोयला होगा। इसके बारे में इसहाक डार साहब ने भी मियां शहबाज शरीफ को कहा था कि ये नहीं करना। आगे से जवाब ये आया था, मैं चाहता हूं कि मेरे इलाके के लोग देखें बिजली बनते हुए। मतलब आपकी प्रायोरिटी ये नहीं है कि पाकिस्तान को नुकसान होता है या फायदा होता है। आप लोकल कोल उठा सकते थे, आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी जिद पे, अना पे इंपोर्टेड कोल किया, और वो भी साहिवाल में, ताकि आपके लोगों को सिर्फ नजर आए। अच्छा, इन्होंने जो हमेशा कहते हैं हम लोगों ने 13,000 एक्स्ट्रा मेगावाट डाले ताकि हम बिजली वो कर सके, इनके अपने पावर प्लांट से ये 13,000 मेगावाट वो है जो पाकिस्तान की जो एक्चुअल कैपेसिटी, जो जरूरत है उससे ज्यादा है, और इसके हम कैपेसिटी चार्जेस दे रहे होते हैं जो कि अभी सर्कुलर डेट में 2 ट्रिलियन तक चला गया है। तो ये इन लोगों के हालात है, और ये लोग कहते हैं हम सिंध को भी ठीक करेंगे। पंजाब तो इनसे ठीक हुआ नहीं है, उधर स्मॉग की जो हालात ये छोड़कर गए हैं, इन्होंने सत्यानाश मार दिया, उस पूरे शहर को इन्होंने एक कंक्रीट का शहर बना के कर दिया। मोहम्मद साहब आपका आ गया पॉइंट। अब ये बताइए कि ये जो मैंने बात की कि वकला अब हाईजैक करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और वो अब मुझे एक बात बताएं, किस पॉलिटिकल पार्टी में लॉयर्स नहीं हैं? किस पॉलिटिकल पार्टीज में लॉयर्स नहीं हैं? आप दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में जाके देखें, जो पॉलिटिशियंस थे उनमें से एक बहुत बड़ा, अगर आप मुझसे पूछे ना, तो मैं डॉक्टर हूं, मैं प्रोफेशनल डॉक्टर हूं, मैं काम कर, और इस वक्त मैं अभी अपना काम खत्म करके अपने क्लिनिक में बैठा हूं, वहां से आपसे बात कर रहा हूं। तो जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो भी काम करते हैं, लेकिन अगर आप देखा जाए तो जब हम एक पार्लियामान का क्या काम होता है, वो होता है लॉ मेकिंग, वो मुख्तलिफ करते हैं। तो अगर आप मुझसे देखें, मुझसे करें, तो अगर कोई लॉयर जो पॉलिटिक्स में आना चाहता है, उसको मुझसे शायद जरा ज्यादा समझ हो, अगर उसके कनेक्शंस और सारी चीजें, मतलब लेट्स से अगर वो अपने हल्के के साथ, या अगर वो प्रोफेशनली भी चीज होता है तो वो हेल्पफुल होता है। अब रही बात ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इंसाफ लॉयर विंग है, उस लॉयर विंग में बहुत सारे लोग काम करें, और इस वक्त हमारी सिचुएशन ये हो रही है कि अगर कोई और बंदा बाहर निकलता है, वो करता है कोई मतलब लेट्स से एक्टिविटी करता है, पॉलिटिकल एक्टिविटी, तो उसको अंदर कर दिया जाता है। और यहाँ पे ये देखा गया कि लॉयर्स के ऊपर इतनी जल्दी हाथ नहीं डाला जाता। अब आप देख लें, मरवत साहब को तो रिहा कर दिया ना, लेकिन इसकी जगह कोई और होती, उनको जब रिहा करते तो किसी और जगह से आप उनको क्वेटा भेज देते हैं, राहदारी निकलवा के ये कर देते हैं। तो थोड़ा बहुत लॉयर का एक न्यूसेंस वैल्यू इन द सिस्टम है। हमने 2017 में देखा, 2000 हुमायूं अहमद साहब, आप ये कह रहे हैं कि आप न्यूसेंस वैल्यू पे काउंट कर रहे हैं? नहीं सर जी, न्यूसेंस वैल्यू इन अ वे के लोग जो है ना, जनरली अगर आप देखें तो लॉयर्स की मूवमेंट के बाद से लोग लॉयर्स को एक किस्म का एक पावर समझते हैं। बाज लोग लॉयर्स, ये लोग उसका मिसयूज भी करते हैं, वो अपनी जगह पे है, लेकिन जनरली उनका एक फोर्स माना जाता है कि यार है, क्योंकि ये फोर्स उनको है। मैं आता हूँ मोहम्मद साहब, इसमें निसार खोड़ो साहब ये फरमाइएगा कि आप अभी तक लेवल प्लेइंग फील्ड से बाहर नहीं निकले, अब आपको क्या मसला है लेवल प्लेइंग फील्ड का? ये तो सारी पार्टियों की तरफ से आ रहा है। जमात JUI ने भी कहा है, PTI ने भी कहा है, हमने भी कहा है, और PMLN ने भी कहा है। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में इस तरह से काम करो कि किसी की साइड लेते हुए दिखाई मत दो। हमारे IG वाईजी सब चेंज हो गए, लेकिन जनाब पंजाब में वही रहे। हमारे सेक्रेटरी साहबान घर बैठ गए, लेकिन और जगह कोई चेंज नहीं आई। हमारी लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से अभी सुन लो 35 मुख्तियारकार, 35 मुख्तियारकार सिंध में इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस करने से एक हफ्ता पहले
दूसरी दफा चेंज किए गए। क्या मतलब है इन सारी चीजों का? दूसरी जगहों पे क्यों नहीं हो रहा? क्या बात करें फिर हम? कोई बात नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देते हो ना, तो हमने कभी डिमांड ऐसे नहीं किया था कि जी वो नहीं मिलेगी तो हम घर बैठ जाएंगे। लड़ेंगे तो हमारे सूरत में, इलेक्शन में लड़ेंगे तो हमारे सूरत में, और इंशाल्लाह लोगों को सरप्राइज दे सकते हैं हम, चाहे चलिए वो पंजाब हो आपके चाहे कोई सरप्राइज और इलाका का हो। निसार खोड़ो साहब इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया सेनेटर निसार खोड़ो साहब, बहुत शुक्रिया सेनेटर हमायूं अहमद साहब, बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह बलोच साहब। नाज़रीन, वक्त हुआ है एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का। जब वापस आएंगे तो बात करेंगे जो निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने एक मजमून लिखा है बैन अक़वामी मीडिया में, और उन्होंने कहा है कि हम अपनी कौमी सलामती पर मज़ीद समझौता नहीं कर सकते। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने बरतानवी अखबार में मजमून लिखा है और उन्होंने ये बात कही है कि पाकिस्तान के अंदर आयरलैंड के बराबर गैर कानूनी तौर पर अफराद जो हैं वो आ चुके हैं। हमने इतनी बड़ी तादाद में इन लोगों को साल से जो है वो संभाला है, अब हम इनको मज़ीद क़याम की इजाज़त नहीं दे सकते और ना ही अपनी कौमी सलामती जो है उसको दाव पर लगा सकते हैं। ये जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद हैं इनको जो है वो वापस जाना पड़ेगा, और उन्होंने ये बात भी कही है कि अगस्त 2021 से कम 16 अफगान शहरियों ने पाकिस्तान में खुदकुश हमले किए हैं। इस वक्त पाकिस्तान में दहशत गर्दी की एक लहर जो है वो पाई जाती है, और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान बार बार अफ़गान हुकूमत से ये तकाज़ा कर रहा है कि जो TTP के लोग हैं उनको पकड़ा जाए और पाकिस्तान के हवाले किया जाए। अब अफ़गानिस्तान से एक बयान जो है सामने आया है कि 40 के करीब अफ़गान TTP के लोग जो हैं वो उन्होंने पकड़े हैं, लेकिन क्या ये पाकिस्तान को मुतमईन करने के लिए काफ़ी हैं? बुनियादी तौर पर ये वो सवाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमान से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इकराम सहगल साहब, मुमताज़ तजिया निकार हैं। इकराम सहगल साहब, ये फरमाइएगा कि बड़ा वाज़े और दो टोक बात कही है निगरान वज़ीर आज़म ने कि अब हम नहीं इजाज़त देंगे, और ये बड़ी एक मेजर पॉलिसी शिफ्ट भी देखने में आई है जब से करंट आर्मी चीफ जो हैं वो आए हैं। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं कि ये मुआविन साबित होगी सूरत हाल को बेहतर बनाने में? देखिए नजीम, एक बात होती है वो बात कहने है, उसमें कोई शक नहीं है कि इसमें कमिटमेंट ज़रूर है, क्योंकि इनने जब एक डेडलाइन दी थी उस डेडलाइन के मुताबिक काफ़ी अफगान महाजरीन जो थे वो वापस गए हैं अफगानिस्तान में, और ये इनकी डिटर्मिनेशन थी। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इनकी कमिटमेंट है, और उस कमिटमेंट के विल के पीछे इन्होंने जो डेडलाइन दी थी उसके मुताबिक काफ़ी अफगान रिफ्यूजीज वापस गए हैं बॉर्डर पार। लेकिन आई थिंक वो प्लान बेहतर करना था, और कैंप्स पहले बनाना चाहिए था इनको बॉर्डर के पास, और पहले उनको वो कैंप्स में मूव करना चाहिए था, और उस कैंप के बाद उस दूसरे स्टेज में उनको बॉर्डर पार कराते। अभी भी टाइम है, इनको चाहिए कि कैंप्स बना लें बॉर्डर के पास। लेकिन जो बुनियादी चीज़ है ना, वो बुनियादी चीज़ क्या है? बुनियादी चीज़ ये है कि इनके जो सेल्स यहाँ पर हैं ऑपरेट कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई जिस तरह होनी चाहिए वो आज तक नहीं हुई, और वो विद रिजल्ट के उनके पास, क्योंकि जो सेल्स हैं वो खुद करें या ना करें दहशतगर्दी, वो फैसिलिटेट करते हैं, जो उनके दहशतगर्द आते हैं उनको फैसिलिटेट करते हैं। तो पहले तो काम करना था कि इनकी जो लॉजिस्टिक्स है उसको डिस्टर्ब करना चाहिए था, और लॉजिस्टिक्स को डिस्टर्ब करने के बाद कार्रवाई करनी चाहिए थी। और आपके पास काफ़ी बोलते इंफॉर्मेशन है, हर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास टेररिज्म डिपार्टमेंट में काफ़ी इंफॉर्मेशन है। दूसरी बात, बार बार मैं बहुत सालों से आपके प्रोग्राम में भी कहता रहा हूँ कि दहशतगर्दी जो है वो कभी नहीं हो सकती जब मनी लॉन्ड्रिंग के बगैर, और मनी लॉन्ड्रिंग उस तरह हो सकती है पाकिस्तान में तो बहुत, जब तक आप फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स को अलाउ करेंगे फंक्शन करिए तो आप मनी लॉन्ड्रिंग को नहीं रोक सकते। देखिए, अभी आपकी अकॉर्डिंग टू आपकी जो प्रैक्टिस है, और अच्छी प्रैक्टिस है, आप मोबाइल के ऊपर आप पैसे मूव कर सकते हैं एक दूसरी जगह, ठीक है, और एक आपने लिमिट भी लगा दिया उसके ऊपर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको चाहिए था कि फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स को आप नहीं अलाउ करते, क्योंकि जब तक
वो मनी लॉन्ड्रिंग चलेगी, वो फैसिलिटेट देखिए। और बिटवीन दहशत गर्दी एंड एक्चुअल एक्ट एक ऑर्गेनाइज क्राइम होता है। दहशतगर्द तब तक नहीं कर सकता जब तक उसको सेफ हेवंस ना मिले, वो उसके लिए पैसे ज़रूरत है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है इकराम सहगल साहब कि आपको क्या लगता है कि जो अफ़गान हुकूमत के साथ मामला जिस तरीके से चल रहे हैं, अफ़गान तालिबान जो हैं या तालिबान हुकूमत जो है, अब वो कह रहे हैं कि जी 40 लोग हमने पकड़े हैं, ये एक हौसला अफ़ज़ा ख़बर है? आपको लगता है कि जितनी हमने बॉर्डर मैनेजमेंट को बेहतर किया है, सूरत हाल उनकी समझ में आ रही है, जो पहले हम बातें करते थे वो उनकी समझ में नहीं आ रही थी? मैं उनकी कोई किसी प्रॉमिस में ताकत नहीं देता। ये जो थे इनने हमने इनको मदद बहुत किया है, सालों साल हमने नुकसान उठाया है, हमने बहुत कुछ किया है। मैं समझता हूँ ये जस्ट बोलते हैं लिप सर्विस है उनकी तरफ से, दिखावा है। ऐसी कोई बात नहीं है कि अफगान गवर्नमेंट 40 आदमी पकड़ लिया। 40 से क्या फर्क पड़ता है? इनके पास 4000 टेररिस्ट पड़े हुए हैं, 40 से क्या फर्क पड़ता है? वो दिखावा है। देखिए दूसरी बात, मुझे आप पहला वाला खत्म करने दें। जब तक वो दहशतगर्दी में ये अलाउ नहीं करेंगे, जब तक वो मनी आपकी ट्रांसफर जो है नहीं होगा, वो एक्सप्लोसिव नहीं खरीद सकते हैं, वो आपकी आइडेंटिटी कार्ड बना सकते हैं, वो आपको ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, सेफ हाउस ले सकते हैं। जब तक आप जो मनी लॉन्ड्रिंग को आप नहीं खत्म करेंगे और आप जब तक फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स को आप बिल्कुल खत्म नहीं करेंगे, आपको जरूरत ही नहीं है। आपको जरूरत है कि बैंक जितनी भी फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग वो बैंक करे, फॉरेन एक्सचेंज डीलर को आप खत्म करें। आपको जरूरत नहीं है। आपके मुल्क में वो टूरिज्म नहीं है जो आपने इतनी फॉरेन एक्सचेंज डीलर बनाए हुए हैं। किसी भी मुल्क में आप अगर कि आप पर कैपिटा देखें, पूरी दुनिया में इतने फॉरेन एक्सचेंज डीलर नहीं है और नहीं जितना पाकिस्तान में। ठीक है, वो ये बात तो क्लियर होगी इकराम सहगल साहब कि ये दो चीज़ें आपको करनी है। अब तीसरा जो सवाल है, और मेरे पास वक्त भी कम है, ये फरमाइएगा कि ये जो इस वक्त दहशतगर्दी की सूरत हाल है, इस हवाले से चूँकि बहुत अफसोसनाक खबरें हालिया दिनों में सामने आई हैं, ये जो अमरीकी असला इतना ज़्यादा पीछे रह गया है, इसका आपको लगता है कि यही सारे का सारा उनके हाथों में आके पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहा है उस तरीके से, उस बड़े पैमाने पर, कि पूछने वाले ही नहीं? देखिए अमेरिका असला आप छोड़े, जो उनके छोड़ गए हैं तो छोड़ गए। पूरी अफगान आर्मी जो थी वो 2-3 लाख आदमी जो थे अंडर आर्म्स थे, अमेरिकन फौज, अफ्रीकन फौज में जो थे, पुलिस में, पैरामिलिट्री फोर्सेस थी इनकी, बाकी चीजें, उन सबके पास अमेरिकन आर्म्स थे। देखिए वेपन्स जो थे अमेरिकन के खाली वेपन्स में नहीं छोड़े गए थे, वेपन्स तो इनके अफगान आर्मी के पास पूरे थे, अफगान पुलिस के पास थे, अफगान पैरामिलिट्री फोर्सेस के पास थे। आखिर वो तो डिसआर्म हो गए, तो वो वेपन्स किधर गए? अगर वो तो लाखों में थे, दहशतगर्द एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको कितने वेपन्स चाहिए? आप उसको 1000 वेपन दे दें, वो दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा। तो ये तो बच्चों वाली बात है कि वो वेपन हमें थे, वो तो वेपन आपके खिलाफ इस्तेमाल होंगे, वो इक्विपमेंट आपके खिलाफ इस्तेमाल होंगे, वो नाइट गॉगल्स जो उनको बड़ी जरूरत वो इस्तेमाल होंगे, वो स्नाइपर राइफल आपके खिलाफ इस्तेमाल होंगे, वो आपके पास जो इनके पास और भी डिवाइसेस की जो इनके पास वो इस्तेमाल होंगे। आपके पास एट द मोमेंट वो आपसे बेटर इक्विप्ड है, आपके आर्म फोर्सेस से उनके पास स्मॉल आर्म्स एक्चुअली बेटर इक्विपमेंट है आपसे, तो वो आप भूल जाएं, वो तो आप छोड़ दें। आप उसके रोना नहीं रो सकते। आपने जो करनी है वो इसमें करनी है कि आपने 2 काम करने हैं। उनके सेफ जो हेवल्स यहाँ पर हैं, जो उनके हाउसेज जो उनके यहाँ पीछे रह गए थे, उनको खात्मा करना है, उनको फैसिलिटीज खत्म करना है, उनको पैसे की जो उनकी ट्रेल है वो खत्म करना है। आपने विदाउट वो करना है, और आपने किसी पॉलिटिशियन की बात नहीं सुननी कि भाई इस इलाके में ना करो और उस इलाके में ना करो। मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया इकराम सहगल साहब। नाज़रीन, ये थे इकराम सहगल, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।